अल्लाह अल्लाह, मैं तो फेल हो गई हूँ। कैसे छुपूं इस चंगेज खान से? ये कहते हुए वो अपनी कज़न फरीहा के कमरे में जाते ही कंबल में चिपक गई। इस बात से अनजान कि अजहान शाह सर दर्द की वजह से अपनी बहन के कमरे में लेटा हुआ था। इसकी बदतमीजी पर जब्त करता अपने ऊपर आते नाजुक वजूद को देखकर लब खींच गया था, क्योंकि दादी ने इन दोनों का निकाह करने वाले थे। तभी इसे फिर से माया की आवाज सुनाई दी। अल्लाह करे अज़लान लाला को हार्ट अटैक आ जाए और वो मेरा रिजल्ट ना देख सके। ये कहते हुए इसने पास लेटे वजूद से कंबल खींचा था। तभी अचानक कमरे की लाइट जली और माया ने चीख मारते, खान बाबा, मेरा रिजल्ट कार्ड कहाँ है? मुझे दे दें। ड्राइवर ने अभी गाड़ी गेट से अंदर की थी कि माया भागते हुए गाड़ी के सामने आ गई थी। खान बाबा, अगर वक्त पर ब्रेक ना लगाते तो यकीनन इस वक्त तक वो बुरी तरह से चोट लगवा चुकी होती। बिटिया रानी, संभल कर, ये देखें आपका कौन सा रिजल्ट कार्ड है इनमें से। खान बाबा ने इसका और फरीहा का रिजल्ट कार्ड इसके हाथों में थमा दिया था। इसने जल्दी से दोनों रिजल्ट कार्ड पकड़ लिए थे। खान बाबा, फरही आपी को मैं भी रिजल्ट कार्ड दे दूंगी, आप जाएं। कहते हुए वो घर के अंदरूनी हिस्से में आ गई थी। भागकर कमरे में आई, रिजल्ट कार्ड खोला तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अल्लाह अल्लाह, मैं फिर से फेल हो गई। अब क्या मुंह दिखाऊंगी इस खरूर जल्लाद को? वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैसे छुपूंगी इस चंगेज खान से? माया ने खुद को बुरी तरह कोसा था। अपने रिजल्ट से ज्यादा गुस्सा अजान शाह पर आ रहा था, जो अब यकीनन इसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाला था और इसकी दुर्गत काफी ज्यादा बनाता। हर वक्त इसके पीछे पड़ा रहता था। पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, इसकी नाक में दम किए रखता था। माया के ख्याल में हलाकू खान मर गया था, मगर अपनी रूह वो अजान में छोड़कर गया था और इस दुनिया में वापस अजान शाह की सूरत आ गया था। और अब सारे जुल्म सितम के पहाड़ इस नन्ही सी जान पर तोड़ता रहता था। कुछ सोचते हुए इसने रिजल्ट कार्ड अपने ड्रेस टेबल की सबसे नीचे वाली ड्रॉज में रख दिए थे, ये जाने बगैर कि अजान शाह ऑनलाइन इनका रिजल्ट कार्ड देख चुका था, जिसकी इत्तला भी इसे ताई अम्मी से मिल चुकी थी। ताई अम्मी ने ही इसे बताया था कि अजान का फोन आया था, वो दोपहर में लंच पर घर आ रहा है। इसे माया और फरीहा के रिजल्ट कार्ड के बारे में भी बात करनी है। यहीं पर इसके तोते उड़ गए थे। वो जानती थी कि अब इसकी खैर नहीं है। फरीहा नीचे किचन में अम्मी का हाथ बटा रही थी, जबकि इसे कुछ खबर नहीं थी। जैसे ही अजान शाह की गाड़ी की आवाज आई, वो भागते हुए फरिया के कमरे में चली गई। लाइट्स ऑफ थी। वो कंबल में दुबक गई थी। आप ही दूर हो जाओ और मुझे भी जगा दो। अल्लाह अल्लाह, मैं फिर से फेल हो गई। समझ नहीं आ रही इस चंगेज खान से कैसे बचूं। इसकी सरगोशी पर साथ पड़े हुए वजूद में हरकत हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि अजान शाह ही था, जो दोपहर से भी काफी वक्त पहले बाबा जान की गाड़ी में घर आ गया था। फरिया के कमरे में कुछ से सुकून करने आया था, क्योंकि इसके सर में शदीद दर्द था। मगर माया की इस कंबल और कमरे में मुदाखलत ने इस इरादे को पलियामेट कर दिया था। वो जानता था कि अब आराम करना मुमकिन नहीं है। वो इसकी बदतमीजी पर जब्त कर गया था, मगर माया कंबल में लेटे लेटे ही इस पर एंग्रीज थी। अल्लाह करे, अजान, अल्लाह करे आपको हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए और ये रिजल्ट कार्ड ना देख सके। अपनी तरफ से इसने बड़े पते की बात की थी, मगर अजान शाह के लिए अब जब्त करना मुश्किल हो गया था। इस बदतमीज लड़की से कुछ भी بعید नहीं था। कहीं अभी अपनी हद ही पार ना कर जाती। अपनी बातों में मगन माया ने अब ध्यान दिया था
کہ फरिया इसे कोई जवाब नहीं दे रही। एकदम ही इसने उठकर बैठते हुए कंबल खींचा था और इसी लम्हे अजान शाह ने कमरे की लाइट जला दी थी। अजान शाह पर नजर पड़ते ही माया की चीखें बुलंद हो गई थी। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अजान शाह को सामने देखकर इसकी जबान फिर से फिसली थी। जल्द ज जल्द जल तू जला आल तू जलाल तू का वेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि घर भर में इसने मशहूर कर रखा था कि शरीफ खतरात बड़े जिन भूतों और देवों के लिए अगर जल तू जलाल तू पढ़ दिया जाए तो वो फौरन भाग जाते हैं। हजान शाह ने इसकी बेवकूफ़ियों पर दांत पीसे थे। इसी पल दादी की बात याद आई थी, जिन्होंने आज इसे अपने कमरे में बुलाकर कहा था कि वो इसका और माया का निकाह करवाना चाहते हैं। दादी इस बेवकूफ़ लड़की को मेरे पल्ले बांध देंगे। पहले इसे कुछ अकल तो दे लें। इसकी हरकतें तो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। अजान ने खौफ से सोचता बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो गया, जबकि माया तो सफेद पड़ते चेहरे के साथ इसे देखे जा रही थी। लबों पर अभी भी आल तू जलाल तू जोरों शोर से जारी था। अजान शाह ने बेड से नीचे उतरते हुए इसका हाथ पकड़ा था। माया के वजूद में जैसे सनसनी दौड़ गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसके जज्बात कुछ अजीब हुए थे। मगर अजान शाह ने इसे बेड से नीचे उतारा और दरवाजे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया था। रिजल्ट के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ से जाओ। मेरे सर में बहुत दर्द है। किसी को इस कमरे में ना आने देना। समझ गई ना मेरी बात? हिदायत देते हुए वो पलटकर दरवाजा बंद कर चुका था, जबकि माया अभी तक आंखें फाड़े खड़ी हुई थी। इसकी इतनी काबिल गिरफ्त हरकत पर भी अजान शाह ने कुछ नहीं कहा था, जो इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया करता था। फिर इसे पूरा यकीन हो गया कि इसने जो जल तू जलाल तू पढ़ना शुरू किया है, इसी की वजह से ये बला इसके सर से टली है। मगर वो नहीं जानती थी कि आज ही इसके सर पर धमाका होने वाला है। ये बला मुस्तकिल इसके गले पड़ने वाली है। फिर कोई भी जल तू जलाल तू का विर्द इस बला को इसके सर से उतार नहीं सकेगा। ये दुनिया ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी कि बेबी डॉल में सोने दी। कमरे में म्यूजिक का एक हंगामा मचा हुआ था, जबकि माया गाने के बोलों पर महारत से डांस स्टेप ले रही थी। गाने की आवाज बाहर तक जा रही थी, जबकि इसे कुछ होश नहीं था। अजान शाह वैसे ही घर आया था। वो अपनी कोई जरूरी फाइल्स घर पर भूल गया था। ड्राइंग से बाहर की खिड़की के कमरे से नजर आते इस मंजर ने इसे बेहद गुस्सा दिलाया था। गली में दो तीन आवारा लड़के खड़े हुए थे। वो भी इसी सिम्त देख रहे थे। माया अपने नाच गाने में बुरी तरह मगन थी। अजान घर में दाखिल हुआ था। वो दंदनाते हुए माया के कमरे तक पहुंचा था और धड़ 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 दरवाजा पीट डाला था। कमरे में फरिया अभी मौजूद थी, जो हेडफोन लगाए किताबों में मगन थी। इसका कहना था कि जितना ज्यादा शोर हंगामा हो, इसे इतना ही अच्छा पढ़ा जाता है। वो गाए बगाए माया पर नजर डालकर इसके डांस को भी एंजॉय कर रही थी। हेडफोन्स लगाने के बावजूद इसे दरवाजे पर होती दस्तक सुनाई दे गई थी, मगर माया को सुनाई नहीं दी थी, या वो जानबूझकर इस दस्तक को नजरअंदाज कर रही थी। हाँ जी, तो इतने दिनों बाद इसे खुलकर जीने का मौका मिला था। पेपर से ग्लो क्लास ही हुई थी।
एक ही पेपर रहता था। हलाकू खान घर पर नहीं होता था। सुबह जल्दी चला जाता था और रात के किसी वक्त आता था। कई दिनों से इसे सामना नहीं हुआ था, इसीलिए रावी चैन चैन ही लिख रहा था। मगर वो नहीं जानती थी कि इस चैन की नदी में अब कंकर पड़ चुका था। फरीहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े अजान शाह को देखकर इसकी भी सिट्टी गुम हो गई थी। भाई, भाई आप, इसने क्या इसने कहा, जो शोर में सुनाई भी नहीं दिया था। अजान ने गुस्से भरी नजर माया पर डाली, जो अभी तक डांस में मगन थी और महारत से स्टेप्स लेती जा रही थी। फरीहा ने जब भाई का ध्यान भटकते देखा, तो इसे यही मौका गनीमत लगा था। वो चुपके से कमरे से निकली और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। अब सारा नज़ला यकीनन माया पर ही गिरने वाला था, और माया तो हलाकू खान को हैंडल भी कर लेती थी। अजान शाह कमरे के अंदर दाखिल हो गया और जाकर बाहर की सिम खुलने वाली खिड़की को बंद किया। गुस्सा तो इसे अभी भी बहुत आया हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो इन सब चीज़ों के खिलाफ था। वो भी चाहता था कि इसके घर की ख़वातीन हर खुशी को अच्छे तरीके से मनाएं, जो इनका दिल चाहे करें। मगर इसके साथ-साथ वो ये भी चाहता था कि ये सब कुछ हुदूद व क़ुयूद में हो। इस तरह इनकी इज़्ज़त पर कोई बुरी नज़र ना डाले और ना ही कोई इनके बारे में गलत बात कर सके। फरीहा निस्बतन नर्म मिजाज थी। इसे जैसा कहा जाता वो मान लिया करती थी, सबकी बात सुन लिया करती थी। मगर माया बड़ी टेढ़ी खीर साबित हुई थी। वो किसी की सुनती समझती ही नहीं थी, हमेशा अपनी मर्जी किया करती थी। पूरे घर में एक अजान शाह था जिससे वो डरती थी। डांस के लिए गोल गोल घूमते हुए अचानक अजान शाह से टकरा गई थी। इससे पहले वो गिर जाती, अज़ान शाह ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर सहारा दिया था। वो सीधी खड़ी हो गई, मगर अज़ान शाह पर नज़र पड़ते ही इसे सचमुच का चक्कर आ गया था। जल्दी से सिर दोनों हाथों से थामा, अज़ान ने इसे सोफे पर बिठा दिया और इसके सामने बैठ गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? जब देखो इधर तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा होता है तुमने। वो आईब्रो उठाए सवाल कर रहा था, जब माया का खून खुश्क हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता था या इस पर चीखा चिल्लाया करता था। वो बहुत ठंडे मिजाज का इंसान था, जिसे गुस्से का इजहार भी ठीक तरह से नहीं करना आता था। मगर वो आंखों ही आंखों में अगले को भस्म कर देने की सलाहियत रखता था। इस वक्त वो जिस तरह अपनी एक आईब्रो उठाए माया से सवाल कर रहा था, माया का खून खुश्क हुआ था। इसके इसी अंदाज से तो इसकी जान जाती थी। कुछ नहीं लाला, वो बस पेपर्स खत्म होने वाले हैं ना, तो इसी की सेलिब्रेशन की जा रही थी। अच्छा, अपनी बात कहते हुए इसने सर झुका दिया था। इसी में भलाई थी कि सच ही बता देती, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते, और इस वक्त कोई झूठ जहन में नहीं आया था, वरना माया की जबान झूठ बोलने के लिए पहले ही चल जाया करती थी। पेपर्स खत्म हो गए? हमेशा वाले अंदाज में एक आईब्रो उठाकर अजान ने सवाल किया। तो माया के पास सारे जवाब खत्म हो गए थे। नफी में सर हिलाया तो अजान उठ खड़ा हुआ। अगर तुम फेल हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। पूरा साल मैंने तुम पर मेहनत की है। ऑफिस वर्क के साथ साथ मैंने तुम्हें भी स्टडी करवाई है। अगर तुम्हारा रिजल्ट ठीक ना आया तो सजा के लिए तैयार रहना।
वो इसी ठंडे ठार लहजे में वार्निंग देते हुए वहां से चला गया था, जबकि माया पैर पटकते हुए सोफे पर बैठ गई थी। यह हलाकू खान तो किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा। बड़बड़ाते हुए सीधी हुई तो एकदम हड़बड़ा गई। अजान जो अपना पैन उठाने आया था, जो इसके टकराने के बाद जमीन पर गिर गया था, इसकी सरगोशी को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया और अपना पैन उठाकर कमरे से निकलता चला गया। या अल्लाह, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, वरना ये हलाकू खान तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। माया ने सदक दिल से दुआ की थी, ये जाने बगैर कि कुछ दुआएं कबूलियत का दर्जा कभी नहीं पाती। माया बेचैनी से अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि इसके ख्याल में इसके पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे। बस दो चार सवाल ही आगे पीछे हो गए थे। अब ये कोई इतना भी बड़ा मसला नहीं था जिस पर फेल कर दिया जाता। या इसके नज़रियात थे जिनके बारे में अगर अजान को पता चल जाता तो शायद वो अपना सर ही पीट लेता। पेपर्स खत्म होने के बाद रिजल्ट के इंतजार का एक फायदा ये हुआ था कि माया कोई भी शरारत करती या कोई काम बिगाड़ देती तो अजान को ये कहकर चुप करवा देती थी, लाला, मेरे रिजल्ट का इंतजार कर ले, इसके बाद ही सारी सजाएं दे देना, और अगर मैं पास हो गई तो ये सारी सजाएं माफ। अजान खामोश हो जाया करता था। वो जानता था कि वो पास होने वाली हरगिज भी नहीं है। जितनी कुन सहन वो थी, इससे कोई उम्मीद नहीं थी कि 3-4 पेपरों में तो लाज़मी तौर पर फ़ेल हो जाएगी, मगर इतनी बुरी तरह से फ़ेल हो जाएगी, ये तो इसने भी नहीं सोचा था। यानी कि इसने अपने साथ-साथ इसकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया था। वो इतनी कुन-ज़हन नहीं थी, बस पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया करती थी, ज़रा भी तवज्जो से नहीं पढ़ती थी। अगर तवज्जो से पढ़ लेती, तो कम से कम पास ज़रूर हो जाती, अगर कोई पोज़ीशन ना भी लाती। माया ने जब से अपना रिजल्ट कार्ड देखा था, वो सबसे छुपती फिर रही थी। 2-3 पेपरों में फेल हुई हूँ। आखिरकार हिम्मत करके इसने अजान के सामने बोल ही दिया था, इससे पहले कि वो इसका रिजल्ट कार्ड मांग ले। अजान ने एक बार फिर इसकी तरफ खामोश निगाहों से देखा था। अच्छा, ठीक है, अपने कमरे में जाओ। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। दादी ने इसे बुलाकर आज ही इसके और माया के निकाह की बात की थी। वो निकाह भी आने वाले 3-4 दिनों में करना चाहते थे। अजान के लिए ये मरहला बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसे इल्म था कि दादी ने माया के पैदा होते ही इसके और अजान के निकाह के बारे में सोच लिया था। वो बचपन से ही बड़ों के दरमियान तय की गई इस निस्बत के बारे में जानता था, मगर माया इस सब से नाइल्म थी। वो बेहद शरारती थी। इसकी शरारतें ज़्यादातर अजान के गिर्द ही घूमा करती थी। वो इसे कभी भी जानबूझकर तंग करना या छेड़ना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी इससे कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाया करता था कि अज़ान ही इसकी शरारत का निशाना बन जाया करता था। तब वो हमेशा एक मशहूर डायलॉग मारा करती थी कि मैं अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी नहीं मारती, बल्कि कुल्हाड़ी खुद चलकर मेरे पाँवों पर लग जाती है। फरिया इसकी बात सुनकर हँस-हँस कर लोटपोट हो जाया करती थी, मगर जानती थी कि इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उल्टा कोई न कोई नई बात निकाल कर ही देगी। अज़ान अपने कमरे से शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकला था। पिछले सहन से शोर आ रहा था। वो इस तरफ निकल आया था, तो आगे का मंज़र देखकर हैरान ही रह गया था। सामने लगे जामुन के पेड़ पर माया चढ़ी हुई थी। नीचे बच्चों का एक टोला जमा था।
وہ مزے سے ایک ایک جامن ان کی طرف پھینک رہی تھی۔ بچے بھوکوں کی طرح جامن پر ٹوٹ پڑے تھے اور وہ پیڑ پر بیٹھی کلکلا کر ہنسنے لگتی تھی۔ پچھلی طرف کا گیٹ پوری طرح سے کھلا ہوا تھا، جہاں سے مزید بچے صحن میں داخل ہو رہے تھے، جبکہ اوباش لڑکوں کا ٹولہ باہر کھڑا ہوا آوازیں کسنے میں مصروف تھا۔ ایک ہماری طرف بھی پھینک دو جانے من، ہمارا مطلب ہے جامن۔ کہنے کے بعد وہ زور و شور سے ہنسنے لگے تھے، جبکہ مایا نے ان کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا اور بچوں کے ساتھ ایک بار پھر سے مصروف ہو گئی تھی۔ اذان نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اس لڑکی کو کیوں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اسے ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی؟ وہ غصے سے گیا تھا۔ سب سے پہلے بچوں کو باہر نکال کر گیٹ بند کیا اور پھر مایا کی طرف غور کر دیکھا۔ فوراً نیچے اترو، ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں سخت سزا ملے گی اور بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اذان کی بات سن کر مایا نے تھوک نکلا تھا۔ یقیناً اس نے کوئی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ باہر گلی میں کھڑے لڑکے اسے دیکھ رہے ہیں، مگر اسے لگ رہا تھا کہ ان کی پرواہ نہیں کرے گی تو وہ خود ہی ہٹ جائیں گے۔ اور پھر اپنی اور بچوں کی مستی میں وہ اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکے ابھی تک باہر کھڑے ہوئے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اذان نے ان لڑکوں کو دیکھ لیا تھا، اب اس کی شامت پکی تھی۔ اس نے ہڑبڑاہٹ کے مارے اپنے دوپٹے کو چھوڑا تو اس میں بھرے ہوئے پکے جامن سارے زمین پر آ گرے۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا کیونکہ بارش ہوئی تھی اور نیچے ابھی تھوڑی بہت کیچڑ جمع تھی۔ سارے جامن گندے ہو چکے تھے۔ اذان پر بھی غصہ آیا تھا، جو ہر وقت اتنی ہڑا بڑی مچا کر رکھتا تھا کہ اس کے سارے کام خراب ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی محنت کر کے جامن توڑے تھے، رونے والا منہ بنائے وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اذان نے ایک بار پھر سے اسے ٹوکا تھا۔ اب نیچے آؤ گی یا میں خود تشریف لاؤں تمہیں اتارنے کے لیے؟ اذان کی بات سن کر اس نے جلدی میں کچی شاخ پر پاؤں رکھا۔ اس سے پہلے کہ اذان اسے روکتا وہ کچی شاخ ٹوٹی تھی اور اوپر سے مایا کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے آ گری تھی۔ ایک ٹانگ کے گھٹنے اور کونی میں درد کی شدید لہر سرایت کر گئی تھی۔ اف اللہ، میری جان گئی! اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اذان اتنے میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ چہرے پر بے حد فکر مندی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ماہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اذان کی طرف دیکھا تھا اور اسی ایک لمحے میں اذان بری طرح سے فریز ہو گیا تھا۔ ان آنکھوں میں خفگی، شکوہ، شکایت، کیا کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں پکڑ کر سیدھا کیا۔ آہ! مایا کے منہ سے ایک بار پھر کراہ نکلی تھی۔ اذان نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ قمیص کونی کی جگہ سے پھٹ چکی تھی اور اچھی خاصی خراشیں آئی تھیں۔ اٹھو، تمہیں کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ آئل لگا دوں گا اور اگر پٹی کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کر دوں گا۔ لگتا ہے چوٹ شدید آ گئی ہے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اذان نے نرمی بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت کہیں بھی غصہ نہیں تھا۔ مایا کو گرتے اور چوٹ لگتے دیکھ کر اس کا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا۔ مایا نے مسکرا کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلے پیر سے نیچے گر گئی، اسے چوٹ لگ گئی، مگر اس ہلاکو خان کے غصے سے بچ گئی ہے۔ اذان نے کھڑے ہو کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مایا نے بے دہانی میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اذان اس کے لمس کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ مایا کا لمس اس کے وجود میں جیسے سکون سا بھر گیا تھا۔ مایا نے کھڑی ہونے کی کوشش کی
मगर इस लम्हे घुटने के दर्द ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। वो लड़खड़ा कर इससे पहले कि गिर जाती, अज़ान ने इसे दोनों बाजुओं से थाम लिया था। लगता है चोट ज़्यादा आ गई है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अज़ान की बात सुनकर माया ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे हरगिज़ भी डॉक्टर को नहीं दिखाना। ज़रूर मुझे इंजेक्शन लगाएगा जो मुझे नहीं लगवाना। गाय भैंस की तरह तो ज़िबा करता है। इसकी बात सुनकर अज़ान ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। इतनी तकलीफ में भी इसकी ज़बान चलने से नहीं रुक रही थी। अज़ान इसे सहारा दिए बामुश्किल इसके कमरे तक लाया था। सदा शुक्र इस वक्त घर में कोई जाग नहीं रहा था। सब अपने अपने कमरों में थे और दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे। बस ये माया ही थी जिसको चैन सुकून नहीं था। अज़ान ने इसे आराम से सोफे पर बिठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर इसके सामने आ बैठा था। सबसे पहले इसकी कोहनी का अच्छे से मुआयना किया, जख्म को साफ किया, वहां पर ऑइंटमेंट लगा दी। पाँव पर लगी हुई खराश पर भी ऑइंटमेंट लगा दी है। एक खराश गर्दन पर लगी हुई थी। अजान ने पूरे ध्यान से वो जख्म भी साफ करना शुरू किया था। अजीब सा लग रहा था। अजान जो हर वक्त इस पर चीखता चिल्लाता रहा था, अब इस तरह से इसका ख्याल रख रहा था। वो यकटक अजान की तरफ देखे जा रही थी, जब अजान का भी इसी लम्हे ध्यान भटका था। माया की रोई रोई सी आंखों पर इसकी नजरें एक बार फिर से ठहर सी गई थी। इन आँखों ने इसे जैसे बेबस कर छोड़ा था। इसने एक बार फिर से माया से नज़रें चुराई थीं और इसकी गर्दन पर ऑइंटमेंट लगाकर उठ खड़ी हुआ। मुझे बताओ कौन से कपड़े पहनने हैं? मैं अलमारी से निकाल कर तुम्हारे पास रख देता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। तुम कपड़े चेंज करके यहीं सोफे पर सीधी होकर आराम कर लेना और अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। तुम्हारा मोबाइल भी पास रख देता हूँ। ये कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा और फिर माया की बताई एक ड्रेस निकाल कर सोफे पर रख कर और इसके साथ इसका मोबाइल उठाकर पास पड़े टेबल पर रखने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया था। वो दरवाजा बंद कर चुका था। माया ने एक झटके से आंखें बंद करके खोली थी। ओ खुदाया, ये हलाकू खान कभी कभी बिल्कुल ही अपना अलग रूप दिखाता है। समझ नहीं आती ये वाला असली है या वो चीखता चिंगारता चंगेज खान असली है। इसके बाद माया ने कपड़े चेंज किए और आराम से सोफे पर लेट गई। चोट लगने की वजह से कई दिन खैर खैरियत से गुजर गए थे, मगर वो माया ही क्या जो आराम से बैठ जाए। इसकी शरारतों का सिलसिला एक बार फिर से जारी हो चुका था, मगर अब एक तब्दीली आई थी। अजान ने इसे डांटना छोड़ दिया था। वो पहले एक बार इसके डर से चोट लगवा बैठी थी। वो मजीद इसे कोई भी चोट नहीं देना चाहता था। दादी दादी ने भी दोबारा निकाह के बारे में कोई बात नहीं की थी। रावी हर तरफ चैन ही चैन लिख रहा था, मगर अजान नहीं जानता था ये चैन चंद दिन का ही है। लाखिर एक बार फिर से दादी ने इसे अपने कमरे में तलब कर लिया था और सामने बिठाते हुए कहने लगे, बरखुरदार, फिर क्या इरादा है तुम्हारा? क्या सोचा है? जरा सी हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी होती। हम कौन सा तुम्हारी जान मांग रहे हैं? दादी जैसा आपको मुनासिब लगे, ये कहते हुए वो कमरे से निकल आया था। वरना दिल तो यही चाह रहा था कि दादी को कह दे कि आपकी ख्वाहिश अब मेरी भी ख्वाहिश बन चुकी है। देर मत करें और मेरा और माया का रिश्ता जोड़ दें। हम दोनों को एक बंधन में बांध दें ताकि जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहें। मैं पूरे हक से इसकी तरफ देख सकूं, इसकी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछ सकूं। अपना ही ख्याल में अपने कमरे में पहुंच चुका था, जबकि अजान की मम्मा ने दूर से इसकी मुस्कुराहट देख ली थी। वो जानती थी कि दादी आज इसे बुलाकर
اس کی اور مایا کی شادی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ وہ بھی اسی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ نشاط نتاشا بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی جب اس نے مسکراتے ہوئے کہا، امی جی، دادا جی نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ میرے اور مایا کے نکاح کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ چاہتے ہیں ایک دو دن میں میرا اور مایا کا نکاح ہو جائے۔ کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی مایا نے ساکت ہو کر یہ الفاظ سنے تھے۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں ایسی کوئی بات چل رہی ہے۔ جب سے اذان نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کی کیئر کی تھی، وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی لیے خاموشی سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تاکہ آگے کی بات سن سکے اور جان سکے کہ اذان نے داجی کو کیا جواب دیا ہے۔ مگر اذان کی اگلی بات میں اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ موم، میں جانتا ہوں کہ ہماری نسبت بچپن سے طے ہے اور اسی لحاظ سے میں نے مایا کو سدھارنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آئیڈیل بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ میں جتنی اس پر سختی کرتا رہا، وہ اتنی شرارتی ہو گئی اور ہر درم ہوتی گئی۔ وہ اس لڑکی سے بالکل مختلف ہے جو میں نے اپنی شریک حیات کے بارے میں سوچی تھی۔ اس سے آگے سننے کی مایا میں ہمت نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتے وہاں سے تیزی سے نکلتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر گر کر وہ خوب آنسو بہا رہی تھی۔ داجی نے اس کے لیے کیسا فیصلہ کیا؟ وہ تو اس پر جان دیا کرتے تھے، مگر اذان کے پلے اس کو باندھ رہے تھے، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، جو اپنی ماں کے سامنے اس کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ یقیناً داجی کے سامنے بھی کیا ہوگا، مگر داجی نے پھر بھی اپنا اس فیصلہ اس پر مسلط کر دیا ہوگا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی اور اس بات سے بے خبر کہ اذان اپنی زندگی میں کون سی مشکل کا دروازہ کھول چکا ہے، ابھی بھی ماں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ لیکن وہ مایا جیسی بھی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی بن چکی ہے۔ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دل و جان سے راضی بھی۔ اور یہ بات بھی سمجھ چکا ہوں کہ آئیڈیلزم ہی ہمیشہ سب کچھ نہیں ہوتے، اور اگر وہ چیز مل جائے جسے انسان آئیڈیلزم کرتا ہے تو پھر آئیڈیل کس بات کا؟ مایا مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ ماں نے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سنی، اسے دعائیں دیتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا نہ صرف بڑوں کے فیصلے کا مان رکھ رہا تھا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی آنے والے وقت میں بہت خوش رکھے گا۔ داجی نے شام کو اپنے گھر کے بڑوں کو کمرے میں بلا لیا تھا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہی دی تھی۔ 2 دن بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور جب مایا کی ماما اسے کمرے میں یہ بتانے کے لیے آئی تو مایا پھٹ پڑی تھی۔ آپ لوگ ایسے کیسے ہماری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وقت پر جب نکاح کے لیے رضامندی چاہیے ہو تو آ گئے ہیں بتانے کے لیے یا اطلاع دینے کے لیے۔ اگر میں اتنی غیر اہم تھی تو اٹھا کر کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ آج بوجھ کی طرح سر سے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مایا بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، جبکہ ثنا بیگم تو ہکا بکا ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی مایا ایسا کہہ رہی ہے، جس کی ہر بدتمیزی کو انہوں نے پیار میں لپیٹ کر نظر انداز کر دیا تھا، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔
इन्होंने आगे बढ़कर माया को दोनों बाजुओं से पकड़ा और झंझोड़ के रख दिया था। खबरदार, खबरदार, अब अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं इन माँओं में से नहीं हूँ जो अपनी औलाद की गलतियों को नजरअंदाज कर देती हैं और इन पर पर्दे डालती फिरती हैं, बल्कि मैं वो माँ हूँ जो अपनी औलाद की गलती पकड़कर इसे दो थप्पड़ लगा कर भी सुधार सकती हूँ। चुपचाप इस निकाह के लिए रजामंदी दे दो और अपनी पसंद की शॉपिंग कर लो, वरना ये फरीजा भी मैं अंजाम दे दूंगी। याद रखना, तुम इस निकाह को नहीं रोक सकती। इसे आखिरी वार्निंग देते हुए सना बेगम कमरे से निकलती चली गई थी। लाडली बेटी की जिंदगी के इतने अहम मौके पर इसके साथ ये सलूक करते हुए इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर जानती थी कि इसके साथ ये जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अजान से अच्छा लड़का इसे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था। एक तरफ से इनकी लाडली बेटी इसी घर में इनकी आंखों के सामने रहती थी। इसकी बदतमीजियों, फूहड़पन और बदसलूकी का पर्दा पड़ जाता। बाहर भी आकर जाती तो ना जाने ससुराल वाले इसके साथ कैसा सलूक करते हैं। मगर वो थी कि ना समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि माया एक बार फिर बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। बार बार जहन में अजान के अल्फाज गूंजे थे। मोहब्बत की वो कोपल जो दिल में फूट रही थी एकदम से मुरझा गई थी। वो जानती थी कि निकाह हर सूरत में होकर ही रहेगा, लेकिन एक अनचाहे शरीके हयात की हैसियत से वो अजान की जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती थी। और ये भी जानती थी कि अब वो किसी के सामने इनकार की जुर्रत नहीं कर सकती। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसने अपनी पसंद से शॉपिंग नहीं की थी, बल्कि सना बेगम और नताशा बेगम ने इसके लिए शॉपिंग की थी। निकाह के बाद अजान के कमरे में बैठी हुई थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। बार बार एक ही बात का एहसास हो रहा था कि वो एक अनचाही हमसफर है जो जबरदस्ती इसकी जिंदगी में दाखिल हुई है। अजान इसके सामने आकर बैठा, इसके घूंघट उठाते हुए इसके हाथ में रिंग डाली और इसके हाथ पर अपनी मोहब्बत की पहली पहर जब्त की। माया खुद में सिमट सी गई थी, लेकिन अजान की बातें याद आते ही इसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी, आपको ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में मैं मनचाही शरीके हयात नहीं हूँ, इसीलिए आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं और मुझे छोड़ भी सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने अम्मी को मना भी कर दिया था, लेकिन अम्मी ने मेरी एक बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। जैसे मैं आपके लिए अनचाही हूँ, वैसे ही आप भी मेरे लिए एक अनचाहे शरीके हयात हैं। माया की बातें सुनकर अजान का दिमाग भग से उड़ गया था। घूरकर इसकी तरफ देखकर कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तुम मेरी ख्वाहिश से ही मेरी जिंदगी में दाखिल हुई हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अजान शाह के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? माया ने नम आंखों के साथ इसकी तरफ देखा। वो झूठ भी कितनी महारत से बोल लेता था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि इसकी बात पर यकीन कर ले, मगर सर झटक दिया और कहने लगी, मैं आपकी इन खूबसूरत बातों पर ज़रूर ईमान ले आती, अगर मैंने इस दिन आपकी बातें ना सुनी होती, जब आप भाईजान से कह रहे थे कि मैं आपकी आइडियल नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर अज़ान मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुमने यकीनन आधी बातें सुनी होंगी, इसके बाद वाली बातें नहीं। मैंने अम्मी को ये भी कहा था कि बेशक तुम मेरी आइडियल नहीं हो, लेकिन फिर भी अपनी हर खूबी और हर खामी के साथ मुझे दिलो जान से कबूल हो। अजान मुस्कुराकर इसकी हर गलतफहमी को दूर करना चाह रहा था। वो सर झुका गई थी।
दिल नहीं था कि इसकी बात पर यकीन करे, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। तभी अज़ान के इसके पास से उठकर और बराबर में आकर लेट गया। ये जानकर मुझे क्या दुःख हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए मनचाहा शरीके है ये जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए मनचाहा शरीके हयात नहीं हूँ। अरेंज मैरिज समझकर ही सही, लेकिन हमारे रिश्ते को कुछ तो इज़्ज़त दे देती। शादी की पहली रात मैं तुम्हारे पास आया, बजाए इसके कि तुम कोई ऐसी बात कहती जो हसीन याद की सूरत हमेशा मुझे याद रहती। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। अज़ान की बात सुनकर माया ने फिर से सर झुका दिया था। वो अब इसे क्या कहती कि वो तो इसे दिलो-जान से चाहने लगी थी, बस इकरार करने से डरती थी। इस रात के बाद दोनों के दरमियान एक सर्द सी दीवार खिंच गई थी, जिसे माया ने तो टाँपने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर अज़ान इसकी तरफ से बिल्कुल ही सर्द-महर हो गया था। इसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखता, इसकी बीमारी में इसकी तीमारदारी करता, लेकिन इसके बावजूद कभी भी इस पर अपना हक नहीं जताता था, और ये चीज़ माया को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। बिलाखिर इन तमाम टेंशन्स का नतीजा बुखार की सूरत में निकला था। वो बुखार में पड़ी हुई थी और सारे घर वालों के सामने बड़बड़ा रही थी, अज़ान मैं सच में आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप मेरे लिए अनचाहे शरीके हयात कभी भी नहीं थे, मगर आप ना जाने कब इस बात को समझेंगे। मैं गलतफ़हमी का शिकार हो गई थी, मगर आप भी तो मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं। वो बुखार की शिद्दत में बड़बड़ा रही थी। घर वा सब घर वालों के सामने इसकी पोल खुल रही थी, जबकि सब घर वालों ने घूर कर इसकी तरफ देखा था। अज़ान ने सबसे नज़रें चुराई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस बुखार की वजह से बोल ऑल-फोल बोले जा रही है, वरना हम दोनों के रिश्ते में कोई भी बदमज़गी नहीं है। इसने घर वालों को अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया था, मगर इस रात माया के बुखार में पुख्ते वजूद को खुद पे समेट लिया था। सारी गलतफहमियां हवा हो गई थी और यकीनन रिश्ते की नई शुरुआत बहुत शानदार तरीके से होने वाली थी। खत्म शुद। तो जी जनाब, आपको अजान और माया की ये चटपटी सी लव स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस चटपटी कहानी को शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू ऐसे ही चटपटी और मज़ेदार सी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।